एक और बार कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ों ने सिर्फ शांति नहीं, इस बार दर्द भी देखा। पहलगाम में हुआ एक खौफनाक टेरर अटैक जिसमें 26 लोग अपनी जान गंवा बैठे, ज्यादातर टूरिस्ट। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद का ये सबसे डेडली अटैक है जिसने कि लोगों में डर बैठा दिया है। पर अब सवाल उठ रहा है, जिम्मेदारी किसकी थी? क्या ये सिर्फ एक और ट्रैजिक इंसिडेंट था या इसमें सिस्टम की कुछ जिम्मेदारी भी थी? हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। इस वीडियो में हम आपको इस डेडली अटैक के बारे में तो बताएंगे ही, पर ये भी बताएंगे कि कैसे कुछ लोगों ने अब सुप्रीम कोर्ट को इस अटैक के पीछे का जिम्मेदार डिक्लेयर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बढ़ती क्रिटिसिज्म के लिस्ट में क्या पहलगाम अटैक भी शामिल हो गया है और कैसे इस अटैक से जुड़ी एक प्ली अब उधर जा भी पहुंची है और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मामले में क्या कहा है, चलिए एक एक करके सब कुछ देखते हैं। जब देश भर के लोग घूमने जाते हैं, स्पेशली रिमोट या हिली एरियाज जैसे पहलगाम, तो क्या उनकी सुरक्षा सिर्फ उनकी किस्मत पर छोड़ दी जाए? ये सवाल लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं एडवोकेट विशाल तिवारी। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है जिसमें उन्होंने डिमांड किया है कि सरकार को डायरेक्शंस दिए जाएं टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट जो रिमोट और हिली एरियाज में ट्रैवल करते हैं। अमरनाथ यात्रा जैसे रिलीजियस यात्रास के दौरान पिलग्रिम्स के फुल प्रोटेक्शन को गारंटी किया जाए। इस बारबैरिक टेरर अटैक के बाद दुनिया भर के लीडर्स ने इंडिया के साथ अपनी सॉलिडरिटी दिखाई है। ट्रम्प, पुतिन, नेतान्याहू, इटालियन पीएम, श्रीलंका, यूएई सबने इस अटैक की निंदा की और इंडिया के साथ खड़े रहने की बात की। लेकिन देश के अंदर कुछ लोगों का कहना है ये अटैक रोका जा सकता था। एक तरफ जुडिशरी का काम है जस्टिस देना, दूसरी तरफ ये भी इंश्योर करना कि डिसीजंस स्पेशली सेंसिटिव एरियाज में लोगों की जिंदगी से ना खेले। हालांकि कई ऑब्जर्वर्स का मानना है कि जुडिशियल इंटरवेंशंस कभी-कभी ऐसे एरियाज में पॉलिसी पैरालिसिस क्रिएट करती है और इस इंसिडेंट के बाद कुछ फिंगर्स जुडिशरी की तरफ भी उठ रही है। क्लैरिटी के लिए आपको बता दें कि यहाँ बात हो रही है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद की। जम्मू और कश्मीर डायरेक्ट सेंटर के अंडर आ गए थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ और अगर हुआ तो ये अटैक कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस बात को क्रिटिसाइज किया जा रहा है जहाँ उन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की वैलिडिटी को अपहेल्ड करने के बाद पार्लियामेंट को जम्मू और कश्मीर की स्टेटहुड रिस्टोर करने पर जोर दिया था और इलेक्शंस जल्दी करवाने की अश्योरेंस भी मांगी थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज हो रही है कि उन्हें इलेक्शंस और स्टेटहुड के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, खासकर तब जब ये पार्लियामेंट के डोमेन में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर अर्नब गोस्वामी ने क्या बड़ा बयान दिया है, चलिए देखते हैं। I've always said you can't have feet of clay when you're dealing with security issues. There was no need to have an election in Kashmir. The problem in our country is we don't talk straight. There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because, with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. These are matters in which the governments and armies must be given a free hand. They do not need to be discussed ad nauseum by petition after petition and argument after argument in court, where the government feels obliged to give some kind of a undertaking that there will be an election in Kashmir. Why? When we removed 370, did we say we will have an election in Kashmir? What has an election in Kashmir ever achieved? अब कई लोगों ने अग्री किया है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को इस केस में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए था। जजेस नीड टू बी मोर माइंडफुल व्हेन मेकिंग डिसीजंस दैट कुड गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट एंड लाइव्स ऑफ आवर पीपल। टाइम एंड अगेन दे कीप इंटरफेयरिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ऑफ व्हिच इनोसेंस हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। हालांकि एक उंगली उठी है जुडिशरी के अलावा एग्जीक्यूटिव पर भी, जिन्होंने कहा था कि जम्मू और कश्मीर में शांति आ चुकी है और इलेक्शंस करवाया जा सकता है। इस मामले में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान क्या कहा था, चलिए सुन लेते हैं। तो नेहरू जी के कारण 370 आया, तो हमारा तो एजेंडा है 1950 से डाला तब से है कि नहीं होना चाहिए था। इससे देश का नुकसान हुआ है और अब ये सिद्ध भी हो रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, सारे आंकड़े आप देखिए, ढेर सारा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हो ही रहा है। करोड़ों यात्री, टूरिस्ट और यात्री जम्मू कश्मीर का टूर कर दर्शन कर अमरनाथ का और वैष्णो देवी का सफलता से आनंद के साथ वापस। हालांकि इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी अपनी बात रखी है और उन्होंने क्या कहा है, चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं।
So what's your first reaction? Oh, it's an act of madness, it's an act of insanity. But there is much more to it, quite frankly. Obviously, it's been very carefully planned, this attack. Why do I say that? This is Baisaran Valley is a little uphill from Pahalgam, okay? Nobody can go there by a car or any other mode of transportation except by ponies. So it will take time for any security force to reach there, right? Then the non-local people go there to the valley, right? So it was filled with non-local people. So for terrorists to actually spot this particular place, they must have planned it very carefully, right? And one is told that they probably came from Kishtwar through Kokarnag and then here. Then what they did was, when they reached there, they had AK-47, two of them have AK-47s, the others also had, weapons of. Then what they did was that they segregated the men from the families and targeted the men. So this also must have been thought of earlier. And they also knew that by the time any information reaches the security forces, because this, as you know, Pahalgam is a high security zone because of the shrine there, right? The Amarnath shrine there. So they would have known that no, it will take time for the security force to reach there, so they vanished, right? So therefore, number one, it is a very carefully planned attack, right, to target innocent people. Now, what is more important is that the General Asim Munir of Pakistan made a statement just 1 week ago. What did he say? Our stance is absolutely clear. It was our jugular vein. He's talking about Kashmir. It is our jugular vein. It will be our jugular vein. We will not forget it. We will not leave our Kashmiri brothers in their heroic struggle. पर सुप्रीम कोर्ट की क्रिटिसिज्म रुकने का नाम नहीं ले रही। प्रेसिडेंट के खिलाफ ऑर्डर्स पास करने के बाद, जज के घर में पैसे मिलने के बाद एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म में क्या ये भी ऐड हो सकता है? लोगों ने यहाँ तक भी कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट इंडिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ मैंडेमस रिट इशू कर सकती है या करने की बात कर सकती है, तो क्या वे पाकिस्तान के अथॉरिटीज के खिलाफ भी ऐसा करेगी? लेकिन सबसे मेन सवाल, सुप्रीम कोर्ट आखिर विशाल तिवारी की इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर क्या ऑर्डर देगी? क्या वे फिर से पार्लियामेंट को कुछ ऑर्डर्स देंगे, सरकार को कुछ ऑर्डर्स देंगे? क्या सिस्टम में कोई बड़ा शिफ्ट आएगा या ये सिर्फ एक और फाइल बनकर रह जाएगी? तो आपको क्या लगता है इस केस की इस व्यूअर्स, आपको क्या लगता है इस केस की, इस टेरर अटैक की जिम्मेदारी कहाँ फिक्स होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।